प्यारे बच्चों, आज आपको हम मानव स्वास्थ्य एवं रोग से संबंधित चैप्टर जो यूनिट 3 इंटरमीडिएट जीव विज्ञान, यूनिट 3 जो है जीव विज्ञान और मानव कल्याण का पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। और इस पाठ में आप जो है हम आज बताएंगे आपको मानव स्वास्थ्य एवं रोग। प्रश्न आता है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, इस रोग के उत्पन्न होने के कारण, रोग के लक्षण, रोग की रोकथाम और रोग के प्रकार, इन सारी चीज़ों को हम आज आपको बताने जा रहे हैं। अब प्रश्न आता है कि आखिरकार स्वास्थ्य है क्या? व्हाट इज़ द हेल्थ? सुनते आए हैं कि हेल्थ इज़ द वेल्थ। एक स्वस्थ व्यक्ति उस व्यक्ति को कहा जा सकता है जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो और फिजिकली रूप से स्वस्थ हो। अगर कोई प्राणी शारीरिक रूप से स्वस्थ है लेकिन मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो उस व्यक्ति को हम स्वस्थ नहीं कह सकते हैं। कहने का मतलब, हमारा तात्पर्य ये है कि मेन कैंडिडेट और पर्सन शुड बी हेल्थी बाय द मेंटली एंड फिजिकली एंड सोशल। सामाजिक रूप से सामान्य जीवन व्यतीत नहीं कर रहा है, वो स्वस्थ नहीं कहा जाएगा। तो इस प्रकार से विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अथवा WHO कहते हैं, उसके अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा है स्वस्थ शरीर की उस अवस्था को कहते हैं, स्वस्थ शरीर की उस अवस्था को कहते हैं जिसमें प्राणी का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह से कार्य करने के लिए सक्षम होता है, दुरुस्त होता है। ऐसे अवस्था को हम स्वस्थ कह सकते हैं। अस्वस्थ व्यक्ति रोग का कारण होता है। अब प्रश्न आता है कि आखिरकार रोग होता क्यों है, रोग कितने प्रकार के होते हैं। अब प्रश्न आता है, रोग जो हैं हमारे जीवन में महत्वपूर्ण तथ्य रोग के बारे में। कुछ रोग होते हैं स्वभावजन्य, हैबिचुअल। इस रोग का वास्तविक कारण अज्ञात होते हैं। अचानक क्रोध आ जाना एक बीमारी है। अनावश्यक रूप से किसी असामान्य व्यवहार करना, ये भी रोग है। ये अलग बात है कि वह रोग मानसिक रोग हो सकता है, रोग है। इस प्रकार के रोग स्वभावजन्य रोग कहते हैं। इन रोगों के वास्तविक कारण नहीं मालूम होते हैं। दूसरी बात आता है कि रोगों के लक्षण क्या होते हैं। कोई भी रोग हो, कोई भी पीड़ा हो, उसमें रोगी को पीड़ा, बेचैनी, चक्कर आना आदि लक्षण प्रकट हो जाते हैं। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो सूक्ष्म जीवाणुओं के कारण या अन्य प्रकार के दूसरे जैविक गतिविधियों के कारण जो रोग होते हैं, उन रोगों को हम पीलापन है, श्वास दर है या जीवजन्य रोग के नाम से जानते हैं। जीवों के द्वारा पैदा होने वाले रोगों के लिए अब प्रश्न आता है कि हम अभी थोड़ी देर में रोग के प्रकार बताएंगे। इससे पहले हम बताएं कि आपको हम अच्छा स्वास्थ्य कैसे रख सकते हैं। दुनिया में हम सुनते आए हैं हेल्थ इज वेल्थ। एक अच्छे स्वास्थ्य शरीर के अंदर ही एक बहुत अच्छा स्वस्थ मस्तिष्क रह पाया जाता है। जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, उसके अंदर स्वस्थ मस्तिष्क हो ही नहीं सकता है। कहने का तात्पर्य, अगर आपके शरीर पर कोई भी बुरा व्यवहार, रोग के कारण बुखार आ जाने पर शरीर की अन्य क्रियाएं, अन्य उपापचय क्रियाएं भी प्रभावित होती हैं।
तो कहने का मतलब हम स्वस्थ रहें कैसे? स्वास्थ्य का मतलब है हमारे जीवन की सभी क्रियाएं सुचारू रूप से संचालित हों, तो हम कहेंगे कि हम स्वस्थ हैं। अब स्वस्थ रहने के लिए हम भी यहाँ देखिए खुले वातावरण में आपके सम्मुख कुछ बोल रहे हैं कि कहने का मतलब है कि ये हमारे रोग इस बात पर भी डिपेंड करता है कि न कि एक बच्चों को, युवकों को अच्छी बौद्धिकतापूर्ण चुनी गई दिनचर्या मनुष्य को स्वस्थ बनाती है, स्वस्थ मस्तिष्क को प्रदान करती है और उनके जीवन में चलने वाली उपापचयी क्रियाओं को भी दुरुस्त रखती है। इस प्रकार से एक अच्छा स्वस्थ हम बना सकते हैं। अच्छा स्वस्थ रखने के लिए हम कुछ पहलुओं पर चर्चा करेंगे। हम उन पहलुओं के पहली बार तो नाम लिए दे रहे हैं और फिर इन पहलुओं के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में बताएंगे। नंबर 1, संतुलित आहार। पहला पॉइंट, अगर कोई व्यक्ति संतुलित आहार भोजन में प्राप्त खाता है तो वह व्यक्ति स्वस्थ कहा जाएगा। स्वस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारी आहार संबंधी गड़बड़ी के कारण भी बहुत से रोग हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर पता चला भोजन ले रहे हैं, भोजन में कार्बोहाइड्रेट नहीं है, प्रोटीन नहीं है, वसा नहीं है, विटामिन नहीं है, खनिज लवण नहीं है। इसी प्रकार से अन्य पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले तत्वों की कमी के कारण भी हमारे शरीर में रोग हो जाते हैं। ये संतुलित आहार की कमी, हम लोग कहते हैं कि अगर मान लीजिए आपके शरीर में रोग, जैसे कैल्शियम की कमी के कारण रोग होते हैं, दांतों में खून आना, आयरन की कमी के कारण रक्त अल्पता। कहने का मतलब वायुमंडल की वायु पर्याप्त मात्रा में शरीर के ऊतकों और कोशिकाओं तक न पहुंचना। कारण का मतलब यह है कि हम कह सकते हैं कि हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन अर्थात आयरन की कमी है। इस प्रकार से अगर हम संतुलित आहार लेते हैं तो इन सारे रोगों से बच जाएंगे। अब प्रश्न आता है, इन सारी चीज़ों के मामले हम संतुलित आहार तो ले रहे हैं लेकिन अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट इज द पर्सनल हाइजीन। अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता, प्रातःकाल स्नान करना, प्रतिदिन वायुमंडल के करोड़ों प्रकार के, लाखों हजारों प्रकार के कीटाणु हमारे शरीर में अटैक करते रहते हैं। हमारे शरीर के ऊपर न स्वच्छता का नत लाई जाए तो उसके आवास बना देते हैं और हमारे शरीर के कार्य करने के तौर तरीके को अर्थात उपापचय क्रिया को प्रभावित करते हैं, जिसके कारण इसी को कहते हैं व्यक्तिगत स्वच्छता। व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए अगर आप चाहते हैं, अनेक संक्रामक रोग जिसको इन्फेक्शियस डिसीज़ कहते हैं, अनेक संक्रामक रोग जिनको इन्फेक्शियस डिसीज़ कहते हैं, ये डिसीज़, ये रोग व्यक्तिगत स्वच्छता के कारण पैदा होते हैं। जैसे नाखूनों का न काटना, खाना खाने से पहले हाथ न धोना। ये सारी छोटी छोटी आदतें लगती हैं लेकिन ये हमें स्वस्थ रखने में बहुत अधिक मदद करती हैं। तीसरा आता है, आज हमने भी अभी सुना, योग बाबा रामदेव जी योग के बारे में बड़ा ही योग गुरु कहते हैं उनको। उन्होंने भी योग हमारे शरीर में स्वस्थ रखने में, हमारे शरीर के जीवन की समस्त क्रियाओं को, जैविक अंगों को सुचारू रूप से कार्य करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे योग किस प्रकार से आपके स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण है, उसका सबसे बड़ा कारण हम बताते हैं। शरीर का मानसिक स्वास्थ्य पाने के लिए अति प्राचीन समय से योग का उपयोग किया जाता रहा है। अब भारत सरकार के सहयोग से इसे राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। योग ऐसा शब्द है जिसमें तन मन स्वास्थ्य के साथ आध्यात्मिक पहलू को भी जोड़ा गया है, जैसे भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम इत्यादि। ये सभी चीज़ें आपको अधिक ऊर्जावान, अधिक शक्तिवान और बनाने में आपकी मदद करते हैं। अब बात आती है कि आखिरकार योग किस प्रकार से आपके शरीर को स्वस्थ बनाता है। हम एक उदाहरण के द्वारा आपको बताते हैं। जैसे आप लंबी सांस लेते हैं, थोड़ा एक एग्जाम्पल,
लंबी सांस लेने से आपके फेफड़े फुल ऑक्सीजन से भर जाते हैं। जब वो ऑक्सीजन से भर जाते हैं तो उन फेफड़ों के अंदर भरी हुई ऑक्सीजन और फेफड़ों की जो दीवार होती है उनमें से ऑक्सीजन का एक्सचेंजेशन चलता है। ऑक्सीजन ब्लड में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। अब पर्याप्त मात्रा में अगर हम ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो हमारे शरीर में बढ़िया तरह से ऑक्सीजन हमारे ऊतकों में नहीं पहुंचेगी और ऑक्सीजन ही ग्लूकोज के साथ जल करके एनर्जी देती है। तो इसका मतलब सीधा मतलब ये हुआ कि हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। अच्छी ऊर्जा प्राप्त न होने के कारण काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। बिना ऊर्जा के कोई भी चीज़ गतिमान अवस्था में नहीं हो सकती। ये फिजिक्स का रूल है, ये फिजिक्स की बात है। तो हमें बेहतर एनर्जी देने के लिए अच्छा भोजन के साथ योग क्रियाओं के द्वारा, अनुलोम विलोम के द्वारा भी हम बेहतर प्राप्त संतुलित आहार का उपयोग करके, संतुलित आहार का उपयोग करके हम ऊर्जा के द्वारा हम बेहतर अपना स्वास्थ्य बना सकते हैं, अपने को स्फूर्तिवान बना सकते हैं, चुस्त दुरुस्त बना सकते हैं, भाग दौड़ कर बना सकते हैं। आगे स्वास्थ्य के शरीर पर विभिन्न क्रियाओं के प्रभाव, रोग और शरीर का अगला पॉइंट है, रोग और शरीर की विभिन्न प्रकारों तथा उनके प्रभावों के बारे में जागरूक है। एक शिक्षित, जागरूक, समझदार व्यक्ति रोग के कारण और उनके संचरण और शरीर पर उनके प्रभावों के विषय में जानकारी एकत्र करके और रोगों से, उनके बारे में सावधानी करके रोगों से बच सकता है। अर्थात स्वास्थ्य शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने से भी कोई भी व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। स्वस्थ के लिए रखने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा देना बहुत आवश्यक है। आजकल आपने भी सुना है कोरोना चल रहा है। कोरोना एक, जो हमने इससे पहले संक्षेप में बता चुके हैं कि कोरोना एक वायरस है। यह संक्रामक रोग है, इन्फेक्शियस डिसीज है। अब कैसे? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के श्वास के द्वारा निकलने वाला वायरस दूसरे व्यक्तियों के सांस नली में पहुंचता है और वहाँ इन्फेक्शन कर देता है। धीरे धीरे शरीर पर की उपापचय क्रियाओं को प्रभावित करता है, मेटाबॉलिज्म क्रियाओं को प्रभावित करता है। अब प्रश्न आता है, बार बार हम मेटाबॉलिज्म शब्द कह रहे हैं, आखिरकार व्हाट इज द मेटाबॉलिज्म? उपापचय क्रिया क्या है? उपापचय क्रिया का मतलब ये होता है बच्चों, आपको बता दें, उपापचय क्रिया का मतलब होता है कि हमारे शरीर की कोशिका के अंदर जब आप ग्लूकोज जाता है, प्रोटीन जाती है, वसा जाती है, विटामिन जाती है, सारी चीज़ें जाती हैं और कोशिका के अंदर उन ग्लूकोज के बड़े अणु बनते हैं और इसी प्रकार से प्रोटीन के अणु बनते हैं। कोशिका के तमाम बाउंड्री वगैरह, कोशिका के अंग, कोशिका की झिल्ली की संरचना, कोशिका की तमाम पदार्थों, कहना चाहिए कोशिका के अंगों का निर्माण होता है, आप ये कह सकते हैं। अर्थात कोशिका का भार बढ़ता है, कोशिका का आकार बढ़ता है। इस प्रकार की जिसमें कोशिका का आकार बढ़ता है, अर्थात इस प्रक्रिया को हम कहते हैं संरचनात्मक क्रिया। और दूसरी क्रिया ये होती है जो आकार बड़ा होता है, जब हमारी कोशिका उसको भोजन के अणु को एकत्र किया है उसे यूटिलाइज करती है, उपयोग में लाती है, तो उसको विघटित करती है, तो इस विध्वंस करती है। जैसे ग्लूकोज जो इकट्ठा हुआ और ग्लूकोज का टूट करके एनर्जी का बनना, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना और एनर्जी प्राप्त हो जाना, ये विघटनकारी क्रिया कहलाती है, विनष्टकारी क्रिया कहलाती है। और इस क्रिया के द्वारा भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो अगर हम स्वास्थ्य की जानकारी नहीं रखेंगे तो ऊर्जा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसी के बाद टीकाकरण। कुछ ऐसे होते हैं टीकाकरण, वैक्सीनेशन जिसको कहते हैं, अगर टीकाकरण नहीं करेंगे, टीकाकरण के कारण बहुत से रोगों को से बचा जा सकता है। टीकाकरण के द्वारा बहुत से रोगों से बचा जा सकता है। टीकाकरण अनेक संक्रामक रोग टीकाकरण सुरक्षीकरण से बचा जा सकता है। वास्तव में टीकाकरण संक्रामक रोगों के बचाव का स्वाभाविक उपाय है। इसे स्वाभाविक उपाय